नमस्कार साथियों, ये एक मटेरियल है जो स्टील का है और जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंशन टेस्ट करने जा रहे हैं। ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इसमें क्या है कि हम डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा जो बचा हुआ टॉपिक है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, जो जिससे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो गेट का एग्जाम है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। और इन जनरल ये क्वेश्चन इजी भी होते हैं और थ्योरेटिकल नेचर के होते हैं, तो ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम टेंशन टेस्ट के डिफरेंट स्टेज को डिवाइड कर देते हैं। तो उनको उसमें पहला वाला स्टेज जिसे वो इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो इलास्टिक लिमिट का वैल्यू होता है जिसमें हम स्लोप फिक्स होता है, स्लोप लगभग फिक्स होता है, एकदम लीनियर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो डिफ्लेक्शन होता है वो बहुत लीनियर होता है, कोई डेविएशन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो फ्रैक्चर होता है या फिर जो डिफॉर्मेशन होता है वो लगभग ना के बराबर होता है। और जो भी होता है भी है, वो अगर फोर्स रिमूव कर दें तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। बेस्ड ऑन द माइक्रो स्ट्रेन मेजरमेंट एट द स्ट्रेन 2 × 10⁻⁶, यानी 2 × 10⁻⁶ की वैल्यू में आता है 0.0000 करके आप लिखोगे तो कितने जीरो, 5 जीरो, फिर आप लिखोगे 2। इसका वैल्यू का स्ट्रेन आता है इस लेवल में जब ट्रू इलास्टिक लिमिट होती है और वेरी लो वैल्यू इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ फ्यू हंड्रेड डिसलोकेशन। ठीक है, बहुत ही कम डिसलोकेशन होता है, बहुत ही कम जो है इसमें डेविएशन होता है। लेकिन यही जब डेविएशन इस पॉइंट से लेके आगे की बात होती है, यानी इस पॉइंट से आगे आप चलते हो और चलता है कहाँ तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, तो वहां पर डेविएशन की वैल्यू अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। और ये प्रोपोर्शनल लिमिट लास्ट पॉइंट है जहां के बाद जो है फिर चेंजेस परमानेंट आने लगेंगे। तो ये देखते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट का जो पॉइंट है वो क्या है। द हाईएस्ट स्ट्रेस, अब यहाँ पर है प्रोपोर्शनल लिमिट, द हाईएस्ट स्ट्रेस एट विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा स्ट्रेस अप्लाई करते और प्लेट पे, कि वो पॉइंट जहां पर ये स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि लीनियर एक्सपेंशन है, वो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जिसको हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला पॉइंट क्या है, हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट है। इसके बाद आगे अब देखिए परमानेंट डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा मटेरियल में। जैसे स्टील रॉड आपने लिया है तो उस पर जब लोड आप इंक्रीज कर रहे हो जिसके अकॉर्डिंग उसमें डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। और वो डिफ्लेक्शन आप स्टडी करने जा रहे हो, वो देखिए स्टडी का लेवल क्या है, इलास्टिक लिमिट पे हम स्टडी करने जा रहे हैं। इट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट मेजरेबल ऑफ द परमानेंट स्ट्रेंथ आफ्टर अनलोडिंग एंड इलास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ पर अब क्या है, इलास्टिक लिमिट की वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर देन होगी किसकी, प्रोपोर्शनल लिमिट की। जो प्रोपोर्शनल लिमिट है जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो वेरिएशन था वो लगभग लीनियर था, लेकिन अब लीनियर से चेंज होके क्या होगा, डेविएशन हो जाएगा। अब लीनियर नहीं होगा, अब पॉलीग्राफिक हो जाएगा। अब आगे स्टडी करने में यील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट आएगा। इट इज द स्ट्रेस required to produce a small specific amount of deformation. The offset yield strength can be determined by the stress corresponding to the intersection of the stress strain curve, and a line parallel to the elastic is offset by the point 2 to point 1। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेस का जो पॉइंट है ये डेविएशन के बारे में मेंशन हुआ है। यहाँ पर अब परमानेंट डेविएशन क्रिएट हो गया है, यील्ड स्ट्रेंथ आ गई और परमानेंट डेविएशन क्रिएट हो गया। यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर है, ठीक है, ये देखिए यहाँ के बाद जो है अब डेविएशन शुरू हो जाएगा। तो 3 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हुआ है, ट्रू इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ। अब इससे आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, देखिए अब ये पूरा पूरा डिटेल में स्टडी आपने कर लिया इसके बारे में। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा और डिफॉर्मेशन कर्व को स्टडी कर लेते हैं। देखिए फ्रैक्चर स्ट्रेंथ क्या है, जहां पर लोड की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, अब मेकिंग पर प्रोसीड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जहां के बाद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जहां तक मटेरियल विथस्टैंड कर सकता है लोड को। और अगर लोड हटा ले तो बहुत ही हल्का फुल्का डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन मटेरियल ओरिजिनल स्टेट में आने के लायक रहेगा यहाँ पर।
लेकिन इसके बाद अगर लोड आपने लगा दिया तो नेकिंग फॉर्मेशन हो जाएगा और मटेरियल फ्रैक्चर की तरफ इंक्रीज हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद फिर से आप उस स्टेज में नहीं ला सकते हो जिस स्टेज में लाना चाहिए आपको, पहले ओरिजिनल स्टेज में। देखिए अभी तक आपने सीखा क्या? स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रोपोर्शनल लिमिट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, अल्टीमेट लोड क्या होता है, इन सबको आपने जान लिया। फ्रैक्चर क्या होता है, इसके बाद अब स्टडी करोगे आप, इसके बाद अब स्टडी करोगे आप ऑफसेट पॉइंट का, और ऑफसेट कैसे क्रिएट करते हैं। द ऑफसेट ऑफ द यील्ड स्ट्रेस इज रेफर्ड टू द प्रूफ स्ट्रेस आइदर 0.1 और 0.5% strain used by the design specification purpose. Avoid the practical difficulties of measuring elastic limit और प्राय देखा गया है कि जो इलास्टिक लिमिट की वैल्यू है या प्रोपोर्शनल लिमिट की वैल्यू है, वो इन जनरल इंजीनियरिंग स्टडीज के दौरान आप मेजर नहीं कर सकते हो। मेजर करने में डिफरेंट टाइप की डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप का आपका ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, जिसके थ्रू आप बहुत सारी रीडिंग लोगे, उस रीडिंग का एवरेज कैलकुलेट करोगे, तब आपको एक आइडिया लगेगा कि इसका जो प्रोपोर्शनल लिमिट कितना है इस मटेरियल का, या फिर इस मटेरियल का जो है इलास्टिक लिमिट कितना है। तो इसको हम अवॉइड करते हैं, और अवॉइड करने के लिए हम इन जनरल स्पेसिफिकेशन लेके चलते हैं, जनरल वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। उस जनरल वैल्यू का जो वैल्यू है वो है 0.1 और 0.5% ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन जो जनरेट हुआ है उसका 0.5%। ठीक है, आइए देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। सिग्मा यू इज द मैक्सिमम लोड पी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी वो सिग्मा यू की वैल्यू जो होती है वो ऐसा मैक्सिमम स्ट्रेस वो है जो मैक्सिमम लोड वियर कर सके कोई इंजीनियरिंग मटेरियल, ब्रास है ब्रास है या फिर जो है स्टील है या कास्ट आयरन है, जो भी मैक्सिमम लोड वो बियर कर सकता है, जिसके बाद उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी, वो लोड जो है क्या कहेंगे, उसको हम अल्टीमेट टेंसाइल लोड है। और उस अल्टीमेट टेंसाइल लोड के बिहाफ पर कैलकुलेट किया गया स्ट्रेस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। अब आगे देखोगे आप नेक्स्ट स्टेज में क्या है, एलंगेशन। एलंगेशन की वैल्यू ऐसा पहले पता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जैसा कि हमने कैलकुलेट करना सीखा था स्ट्रेन की वैल्यू को, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। चेंज इन लेंथ की वैल्यू ये आ गई आपकी, ओरिजिनल लेंथ ये है कि चिपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूनिफॉर्म एलंगेशन which is dependent on the strain hardening and capacity of the material। it जो ये वाला फार्मूला है इन कब तक होगा, प्रोपोर्शनल होगा या फिर इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है स्ट्रेन हार्डनिंग के केस में कैपेसिटी ऑफ मटेरियल पर वैलिड करता है। अब जब भी नेकिंग होगा या रिड्यूस्ड एरिया होगा तो उस केस में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ एरिया क्यू इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए ऑफ, जो नया वाला एरिया है, ये वाला जो है रिडक्शन एरिया कैलकुलेट करते हैं, ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ओरिजिनल वाले से डाउन होता है। देखते हैं इसके बारे में क्या थोड़ा सा डिटेल में। रिडक्शन एरिया इज मोर ए मेजर डिफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फेलर एंड इट्स ए चीप कंट्रीब्यूशन टू रिजल्ट द नेकिंग प्रोसेस। नेकिंग प्रोसेस जैसा कि हम पहले वाले लेक्चर में आपको समझा चुके हैं, नेकिंग प्रोसेस कब क्रिएट होता है, जब आपका लोड जो लोड है वो अल्टीमेट टेंसाइल लोड की तरफ इंक्रीज हो जाता है, यानी मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है। तो पहले डिफॉर्मेशन से पहले फ्रैक्चर नहीं होगा, जब भी लोड ऐसा आएगा तो टेंसाइल लोड के केस में क्या है, पहले टेंशन आएगा और टेंशन के बाद जो है फिर क्रीप जनरेट होगा और धीरे धीरे डेविएशन होगा, डेविएशन के बाद लास्ट में जो है मटेरियल ब्रेक होता है या फेल होता है। ऐसा नहीं है कोई इंजीनियरिंग मटेरियल डायरेक्ट फेल हो जाए, ऐसा अगर फेल होगा तो उस केस में एक्सीडेंट या फिर मेजर लॉस के चांसेस होंगे। इसलिए इंजीनियरिंग मटेरियल इन जनरल जो है डिजाइन किया जाता है कि पहले फेल होने से पहले वो इलांगेट करे। तो ये वाला प्रोसेस जो इलांगेशन का प्रोसेस है, उस ड्यूरेशन में अगर हमें पता चल जाता है तो हम इन जनरल चेंज कर लेते हैं या फिर नया वाला मटेरियल उसको रिप्लेस कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ द स्ट्रेस stake in the necking process, the value of reduction of area are dependent on the stress specimen geometry and deformation behavior. They should not taken due to through material properties। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछी गई है, इन जनरल डायरेक्ट गेट के या फिर इंजीनियरिंग पीएसयू कंपनियों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है पूछा जा सकता है, वो है ये
कि नेकिंग फॉर्मेशन के दौरान जो रिडक्शन है एरिया का, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि नहीं। तो यहाँ पर मटेरियल की प्रॉपर्टीज पर नहीं डिपेंड करेगा, उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। वो ज्योमेट्री कैसी है, उसकी ज्योमेट्री जो मटेरियल की कैसी है। जैसे सैफ्ट है, सैफ्ट इन जनरल आपने देखा होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, वो हॉलो होता है अंदर से खाली होता है, और बाहर बाहर उसमें मटेरियल होता है और स्ट्रेन हार्डनिंग उस पर करी होती है। तो उस केस में उस पर जो आउटर सरफेस है उस पर ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होता है और ज्यादा टार्किंग जनरेट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टडी करी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, जैसे डायगोनल ज्योमेट्री है, या फिर स्क्वायर ज्योमेट्री है, या फिर जो है ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है, किस तरह की ज्योमेट्री है उस पर ये डिपेंड करेगा। जब भी डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, डिफॉर्मेशन का बिहेवियर इस पर डिपेंड करेगा, ना कि मटेरियल की प्रॉपर्टी, जो ट्रू वाली प्रॉपर्टी मटेरियल उस पर नहीं डिपेंड करेगा। तो थोड़ा सा माइंड में आप रखेंगे क्या, कि जो मटेरियल का ज्योमेट्री है उस पर, और मटेरियल के प्रॉपर्टीज पर ना डिपेंड करके मटेरियल की ज्योमेट्री पर और उसके जो है आउटर सरफेस की हार्डनिंग पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का डिफॉर्मेशन होगा और कितना तेज होगा। ठीक है। अगला है रिडक्शन एरिया इज मोस्ट structure and sensitive ductility parameter. It is useful to detect the quality of change in the material. अब रिडक्शन एरिया नेकिंग के दौरान, नेकिंग जब हो रहा होगा उसके दौरान जो रिडक्शन एरिया है उससे हमें क्या मिलता है, कि मटेरियल की जो टेंसाइल प्रॉपर्टी है वो किस तरह की है जब वो नेकिंग हो रहा होगा, क्योंकि नेकिंग के बाद वो टूटने वाला है। अब ये नेकिंग का एग्जाम्पल आप रियल लाइफ में कैसे देखोगे, आपके पास तो हर बार वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, ना ही आपके पास कोई ऐसा इन जनरल जो आप आइजोड या इम्पैक्ट टेस्ट करते हो वो भी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि वो लैब में अवेलेबल होंगी। तो इसका हम बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे दें तो वो एग्जांपल है, एक आप वायर आता है जो इन जनरल जो है बांधने के लिए काम आता है, दो ऑब्जेक्ट को, वुडन रॉड को या फिर सरिया वगैरह को बांधते हैं आप घरों में। जब भी आरसीसी वगैरह हो रहा होता है उस समय, तो वो जो पतला वाला वायर है उसको आप कभी लेना, और लेने के बाद आप उस पे क्या करना, कि 3-4 बार उसकी जो है बेंड करना। एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप बेंड करोगे, 3-4-5 या मोर फ्रिक्वेंट बेंड करोगे, तो आप देखोगे तो वहां पे नेकिंग का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, वो उस पॉइंट से पतला होना शुरू हो जाता है कंपेरिजन टू अदर एरिया की। तो इस हिसाब से आप स्ट्रेस सिस्टम के डायग्राम को देखिए और डिटेल में स्टडी करिए। आगे है इसका डायग्राम जो हम देखने की कोशिश करेंगे आगे। ठीक है। आगे आप देखोगे तो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, लीनियर इलास्टिक और इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल के बारे में समझ दिया हुआ। स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेस रिस्पांस इन द डिफरेंट टाइप मटेरियल। लीनियर इलास्टिक होगा तो ये डिफरेंट डेविएशन इस तरह का दिया हुआ, बिल्कुल लीनियर कर्व बनेगा। और लीनियर इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल होगा तो डेविएशन कुछ इस तरह से बनेगा। लीनियर इलास्टिक का ये वाला हो गया और परफेक्टली प्लास्टिक का ये वाला हो गया, जिसमें स्ट्रेस में कोई ग्रोथ नहीं होगा अगर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है। प्लास्टिक मटेरियल का सेंस आप ले लीजिए, जैसे वुडन है या फिर कोई कास्ट आयरन का रॉड है, जिस पे डायरेक्ट लोड किया तो अपने ब्रेक हो जाएगा, ना कि वो उस पे जो है कोई नेकिंग होगा या फिर जो है टेंशन होगा, वो जनरेट नहीं होगा, डायरेक्ट ब्रेक में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। कंक्रीट भी एक तरह का प्लास्टिक मटेरियल है, कंक्रीट भी इसी तरह का होता है। इसीलिए कंक्रीट में आप रॉड को इन्फोर्स करते हैं, रिइंफोर्स करने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जब कभी टूटना होगा कंक्रीट को ना, तो पहले जो है थोड़ा सा डेविएशन होगा। ठीक है। तो आपने देखा कि इलास्टिक स्ट्रेन एंड इलास्टिक प्लास्टिक स्ट्रेन कैसा होगा। इससे पहले हमने लीनियर इलास्टिक हार्डनिंग प्लास्टिक के बारे में थोड़ा सा देखना है। इलास्टिक जो होगा उसके लिए हमने कर बता दिया है आपको, बिना बताए आपको नॉलेज हो जाना चाहिए। और जब लीनियर इलास्टिक के अलावा स्ट्रेन हार्डनिंग का केस आएगा तो उसमें क्या होगा डेविएशन, वो यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा डेविएशन के बारे में, कि वो जो है डेविएशन पहले वाले जो कर्व है उससे उसका स्लोप कम होगा, स्लोप कम होगा, डेविएशन कम होगा, डेविएशन कम होगा। इसका मतलब वो लीनियरली वेरी करेगा, फास्ट वेरी करेगा उसका स्ट्रेन। किस केस में, जब हार्डनिंग प्लास्टिक होगा।
लीनियर इलास्टिक और हार्डनिंग प्लास्टिक विथ अनलोडिंग। अब अनलोडिंग लगा रहे हो, अनलोडिंग के केस में क्या है, लीनियर इलास्टिक से डेविएशन हो गया, ठीक है, लीनियर इलास्टिक से आपका डेविएशन हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, आपका स्ट्रेन हार्डनिंग हुआ, यहाँ पे हार्डनिंग से क्या हुआ, हार्डनिंग प्लास्टिक से क्या हुआ, यहाँ पर ग्रोथ हुआ, हार्डनिंग प्लास्टिक से ये ग्रोथ हुआ, ये जो आपका स्ट्रेन जनरेट हुआ, फास्ट स्ट्रेन, ज्यादा स्ट्रेन हुआ, स्लोप कम हुआ। यहाँ से अगर अनलोडिंग कर दिया आपने, अनलोडिंग के केस में किया है, अनलोडिंग विथ अनलोडिंग मतलब कि ये वाला लोड आपने खत्म कर दिया, तो वो इस तरह से रिटर्न आएगा, यानी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, परमानेंट विथ परमानेंट डिफॉर्मेशन के साथ। इलास्टिक स्ट्रेन एंड प्लास्टिक स्ट्रेन के बारे में, द स्ट्रेन प्रेजेंट इन द मटेरियल आफ्टर अनलोडिंग इज कॉल्ड रेसिडुअल स्ट्रेन। जब मटेरियल पे लोड आपने डाल दिया, जैसे कि मटेरियल पर लोड डाल दिया, लोड डालने के बाद लोड रिमूव कर रहे हो, ये लोड डाल दिया आपने, लोड डालने के बाद आप लोड को रिमूव कर रहे हो, उस लोड रिमूवल के बाद जो स्ट्रेन बचता है रेसिडुअल में, थोड़ा बहुत स्ट्रेन के कारण परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, उस स्ट्रेन को हम रेसिडुअल स्ट्रेन कह रहे हैं, या फिर प्लास्टिक स्ट्रेन कह रहे हैं। देखिए, रेसिडुअल स्ट्रेन या फिर प्लास्टिक स्ट्रेन जो बच गया, अब ये परमानेंट हो गया एक तरह का स्ट्रेन, एंड द स्ट्रेन disappear during the अनलोडिंग टर्म इज कॉल्ड रिकवरी और इलास्टिक स्ट्रेन। ये वाला स्ट्रेन जो अनलोडिंग के कारण हुआ है, वो जो रिमूव हो गया है, कंप्लीट हट गया है, उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये रिकवरी स्ट्रेन है। तो जो बचेगा स्ट्रेन, उसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे, वो देखेंगे वो वैल्यू क्या आती है, तो वो सीबी, द लाइन सीबी इज गिवन बाय, द लाइन सीबी उस इक्वेशन में सिग्मा इज इक्वल टू ई ए टोटल इंटू ई नॉट, ये वाले वैल्यू माइनस ई प्लास्टिक इंटू ई, ई की वैल्यू हटा दीजिए आप, तो ई टोटल माइनस ई प्लास्टिक, तो वैल्यू आएगी ई इलास्टिक इंटू ई, ठीक है। इलास्टिक स्पेशली इलास्टिक वाली वैल्यू क्या होगी, ये एप्सिलॉन इलास्टिक की वैल्यू होगी, और कैलकुलेट करें, फिर अभी भी ऑब्जर्व दैट फॉलोइंग फिगर एंड अंडरस्टैंड विच वन इज द इलास्टिक स्ट्रेन एंड विच वन इज द प्लास्टिक स्ट्रेन। आइए देखते हैं इलास्टिक कौन सा है, कौन सा प्लास्टिक है। यहाँ पर कुछ फिगर दे रखे होंगे, और उससे देख के आपको स्टडी करना है इलास्टिक कौन है, प्लास्टिक कौन है। आइए देखते हैं, बिना देखे समझ में भी नहीं आएगा इलास्टिक कौन है और प्लास्टिक कौन है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए लीनियर ग्रोथ है ये, ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया इलास्टिक। ये वाला आपका स्ट्रेन हार्डनिंग या प्लास्टिक ग्रोथ है, ये वाला प्लास्टिक ग्रोथ है, ठीक है। इसके बाद का ये रिकवरी हो गया है, तो ये स्ट्रेन रिकवरी है, ठीक है। तो रेसिडुअल स्ट्रेन कौन सा है, ये वाला स्ट्रेन रेसिडुअल है, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक बचा है। और इलास्टिक स्ट्रेन कौन सा बचा है, ये वाला स्ट्रेन इलास्टिक है, कौन सा, ये वाला वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक आया, ये इलास्टिक स्ट्रेन है, क्योंकि ये स्ट्रेन ऐसा है जो रिकवरी हो चुका है, जो वापस आ चुका है। ये वाला स्ट्रेन जो बच रिकवर कर लिया, तो वो आपको समझ चुका है। इसी फॉर्म में आइए देखते हैं इलास्टिक स्ट्रेन क्या होगा। यहाँ पर, अब यहाँ पर आपने यहाँ तक लोड लगाया था, लोड लगाने के बाद ये अल्टीमेट के बाद इसे छोड़ दिया, तो फिर से ये वापस आ गया पाथ को, पाथ को वापस ले लिया। अगर पाथ को वापस ले लिया, तो ये इस केस में अगर पाथ को ये वापस ले लेता है, तो क्या हो गया, ये वाला स्ट्रेन क्या हो गया, कंप्लीट रिकवरी है, तो यहाँ पर जीरो स्ट्रेन हो जाएगा। लेकिन ये वापस नहीं आया, यहाँ से फ्रैक्चर इलांगेट हो गया, तो ये वाला स्ट्रेन इलास्टिक स्ट्रेन का रहेगा। इसी फॉर्म में आइए देखते हैं इलास्टिक स्ट्रेन क्या है। यहाँ पर देखिए ये इलास्टिक स्ट्रेन है, इसके बाद ये वाला यील्ड पॉइंट, फिर यहाँ से नेकिंग फॉर्मेशन और फ्रैक्चर के बारे में। तो रेसिडुअल स्ट्रेन ये है, रेसिडुअल स्ट्रेन जो बचा रह जाएगा, ये वाला तो रिकवरी में वापस आ जाएगा, लेकिन ये वाला बचा रह जाएगा परमानेंट डिफॉर्मेशन में, ठीक है। माइंड को क्लियर करके समझिएगा, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक चल रहा है, जिसको आपको समझने में हो सकता है टाइम लगे, और समझने में माइंड भी लगे, तो ये आपको समझने वाला पॉइंट है। एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन में 10 mm का एक डायमीटर का टेंसाइल स्पेसिमेन है, 50 mm गेज लेंथ है इसकी, ठीक है। 10 mm का डायमीटर है, 50 mm इसकी गेज लेंथ है। द लोड करस्पॉन्डिंग
टू द पॉइंट टू ऑफसेट इज 55 न्यूटन, ठीक है। द मैक्सिमम लोड 70 किलो न्यूटन, फ्रैक्चर अकर्स एट 60 किलो न्यूटन, ठीक है। द डायमीटर आफ्टर फ्रैक्चर इज 8 mm, फ्रैक्चर के बाद डायमीटर क्या है 8 mm, मेकिंग के बाद नहीं, आफ्टर मेकिंग के बाद। द गेज लेंथ ऑफ द फ्रैक्चर इज 65 mm हो जा रहा है, 50 से 65 mm इंप्रूव हुआ। कैलकुलेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, ठीक है। टेंशन टेस्ट में परसेंटेज इलांगेशन पहले कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज इलांगेशन की वैल्यू हमने बताई थी कि इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट अपॉन एल। तो ये वैल्यू सीधा कैलकुलेट हो जाएगी। और आइए कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। गिवन एरिया, दो तीन चीजें यहाँ से निकाल लिया जाएगा सीधा डायरेक्ट। 5/4 d² एरिया कैलकुलेट हो गया, एरिया ऑफ फ्रैक्चर कैलकुलेट हो गया। ये वाला एरिया फ्रैक्चर का है और ये एरिया कौन सा है, दोनों का कैलकुलेट होगा। गेज लेंथ है और ये वाली लेंथ है, तो इसको हमने कैलकुलेट किया। तो जैसे मैंने चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ लगाया तो 30% इलांगेशन आ गया, ठीक है। ये वाला इलांगेशन आ गया, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। रिडक्शन एरिया, रिडक्शन एरिया आपने देखा फार्मूले में, रिडक्शन एरिया भी आप लगा लोगे, कोई कुछ है नहीं, 36% का रिडक्शन होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो मैक्सिमम पी लोड है अपॉन एरिया, एरिया कौन सा, मैक्सिमम एरिया जो है वो एरिया लगाओगे। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, यील्ड स्ट्रेंथ मतलब पी यील्डिंग पॉइंट का लोड 55 किलो न्यूटन अपॉन हो गया, ये आ गया 700। फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ और जी है पी मैक्सिमम एट फ्रैक्चर, और यहाँ पर उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन का एरिया। क्रॉस सेक्शन का एरिया ध्यान रहे कि ये नॉट लगाना है, ये पहला वाला एरिया ना कि बाद वाला, इसको भी ध्यान। इलास्टिक रिकवरी स्ट्रेन एट मैक्सिमम लोड, तो ये इक्वल टू हो जाएगा पी मैक्स अपॉन ए नॉट एंड ई। तो ये हो जाएगा आपका इंजीनियरिंग स्टडी में रिकवरी बल स्ट्रेन की वैल्यू, रिकवरेबल स्ट्रेन की वैल्यू पी मैक्स अपॉन ए नॉट अपॉन ई, ठीक है। रिकवरेबल स्ट्रेन की वैल्यू पी मैक्स अपॉन ए नॉट, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। पी मैक्स अपॉन ए नॉट, पी मैक्स का मतलब मैक्सिमम लोड जो कि ये है, अपॉन ए नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू रिकवरेबल स्ट्रेन। क्यों रिकवरेबल स्ट्रेन को बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने स्टडी किया। पी मैक्सिमम का मतलब वो लोड जो अल्टीमेट टेंसाइल है, इसके बाद जो है अल्टीमेट के बाद क्या होता है, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने स्टडी किया, अल्टीमेट के बाद जो है, तो एक बात समझ में आ गई, ये रिकवरी वाले लोड है। इसके बाद प्लास्टिक स्ट्रेन की जनरेट होगा एप्सिलॉन टोटल माइनस ये, टोटल उन्होंने दे रखा माइनस ये जो कैलकुलेट किया आपने इलास्टिक, टोटल दे रखा है इन्होंने क्या 0.2 और माइनस में ये आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। इलास्टिसिटी, आइए इलास्टिसिटी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू regain its original shape after deformation when external force is removed. When the material is in elastic region, the strain disappear completely after the removal of load. The stress-strain relation in elastic region need not to be linear and can be non-linear, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए रबर, रबर में नॉन लीनियर भी हो सकता है, लीनियर हो या ना हो इसकी जरूरी नहीं है, लेकिन वापस आ जाए अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लोड हटाने के बाद, तो उसको हम कहेंगे क्या है, इलास्टिक है। द मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू बिलो which the strain is fully recoverable is called elastic limit. The it is represented by a point A in figure, ठीक है। All material are elastic to some extent, but degree varies from, for example, both mild steel and rubber are elastic material, but steel is more elastic. Rubber are elastic material, but steel is more elastic. Steel is more elastic than rubber, ठीक है। Plasticity, elasticity when the stress in this material, when stress in the material exceed the elastic limit, the material enter into the plastic phase where strain can no longer to completely remove. Under the plastic condition, material ideally deformed without any increase in the strength. A typically stress strain diagram for elastic perfectly plastic material is shown in the figure.
और एन इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक मेटेरियल shown in a figure. Key criteria given good starting पॉइंट फॉर अ प्लास्टिक एंड एनालिसिस। देखिए यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये इन स्टोन, इसके बाद लोअर अपर इन पॉइंट है, इसके बाद से जो है क्या प्लास्टिक फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके पहले वाला जो एरिया है इसमें आपका रिकवरी फिजिबल है और कंप्लीट रिकवर हो जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है इतना पॉइंट है ये परफेक्टली इलास्टिक का पॉइंट है। इस एरिया को इलास्टिक स्ट्रेंथ कहेंगे और ये कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा यदि यहाँ पे लोड हटा दो। इसके बाद के एरिया में लोड हटाओगे तो रिमूव नहीं होगा, यानी ये वाला वैल्यू कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, इसके अलावा जो भी वैल्यू हो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे है स्ट्रेन हार्डनिंग के बारे में दे रखा है। इफ द मटेरियल इज, ध्यान से पढ़िए, इफ द मटेरियल इज रीलोडेड फ्रॉम पॉइंट सी, इफ इज मटेरियल इज रीलोडेड पॉइंट सी, इट will follow the previous unloading path and line CB becomes its new elastic region। C से B तक का ये पॉइंट है, ये वाला लाइन जो है क्या बन जाएगा, ये नया इलास्टिक रीजन बन जाएगा। इसके लिए नया इलास्टिक रीजन, नया इलास्टिक जोन बन जाएगा। किसके लिए, जब अनलोडिंग पाथ से होके मटेरियल जा रहा है। लाइन CB becomes its new elastic region with elastic limit defined by the point B। ठीक है, दो, the new elastic region CB is resemble that initial elastic region OA, initial elastic region OA, यहाँ तक ये वाला पॉइंट A है। ठीक है, and internal structure of the material in new state has been changed। The change in microstructure of the material is clear from the fact that ductility of the material has come down due to strain hardening। Ductility of the material has come down due to strain hardening। When the material is reloaded, it follows the same path as that given at that of virgin material and fail to on reaching the ultimate strength, which remains unaltered due to the intermediate loading unloading process। ठीक है, अब क्या है कि ये तो पाथ को फॉलो कर लेगा, लेकिन जो है अगर आप मैक्सिमम अल्टीमेट लोड अप्लाई करोगे तो ये वाला पाथ जंप करके वो पिछले पिछले वाले पाथ को नहीं करेगा बल्कि इस वाले पाथ को जंप करेगा। तो इसको प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, इस वाले प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रेन हार्डनिंग हो गया। इस मेटेरियल में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट हो चुका है, अंदर इसके स्ट्रक्चर माइक्रो स्ट्रक्चर में केविटी और रिलोकेशन हो चुका है स्ट्रक्चर का। तो वो चीज बात कर रहे हैं। आगे आते हैं पेज नंबर 20 और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, तो अभी तक हमने सीख लिया है लगभग सारी चीजें जो काम की है। अब यहां से स्टडी कंप्लीट होता है, चैप्टर का स्टडी कंप्लीट होता है, लेक्चर कंप्लीट होता है। लेकिन इसके बाद अब हमें लास्ट के 20 साल में जो गेट पीएसयू के क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। और उसकी स्टडी के बाद आप जो है इजिली गेट के क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन आंसर कर पाओगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरल। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ हद तक क्वेश्चन की स्टडी करोगे आप, जिससे आपके माइंड में आइडिया लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन गेट पूछता है, डिफरेंट टाइम में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं, बिना लेट किए हुए एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इसका नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे हम। तो देखिए, टू आइडेंटिकल सर्कुलर रॉड है, पहले तो आप माइंड में बनाइए, दिमाग में रख लीजिए कि टू आइडेंटिकल सर्कुलर रॉड है, यानी दोनों में कोई चेंज नहीं है। रॉड में मटेरियल में चेंज आगे बात करेंगे, लेकिन माइंड में अपने सेम डायमीटर एंड सेम लेंथ आर सब्जेक्टेड टू द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल टेंसाइल फोर्स। अब फोर्स भी सेम है, ठीक है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स भी सेम है, एफ है।
ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, ये है। ठीक है, वन ऑफ द रॉड इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील हैविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 206। अगर ये है 206 इक्वल टू है इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। द अदर रॉड इज मेड आउट ऑफ द कास्ट आयरन हैविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 100 मेगापास्कल। ये कास्ट आयरन है और इसकी इलास्टिसिटी है 100 मेगापास्कल, गीगापास्कल सॉरी, 100 गीगापास्कल, और उधर है 200 गीगापास्कल, 206 गीगापास्कल। एज्यूम बोथ मटेरियल टू बी होमोजीनियस। दोनों मटेरियल क्या है, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है, बिल्कुल सेम कंडीशन में होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। उस केस में इलास्टिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करिए। एक्सियल लोड दे रखा है इन्होंने, फोर्सेज काजेज द सेम अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेस इन द बोथ रॉड। अब क्या है, स्ट्रेस की वैल्यू भी सेम होगी, यानी डेविएशन भी सेम होगा बोथ रॉड में। तो उस केस में क्या कह रहा था, स्ट्रेस डेवलप आर विद इन द proportional limit of the respective material which one of the material is observation correct। अब कह रहे हैं कि दोनों मटेरियल में कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट होगा, ये देखते हैं। अभी सिग्मा की वैल्यू भी सेम कर दिया, आइए देखते हैं। लिख रखा है एग्जांपल में पहला, बोथ रॉड इलांगेट बाय द सेम अमाउंट, नो। माइल्ड स्टील रॉड इलांगेट मोर देन द कास्ट आयरन, कास्ट आयरन रॉड इलांगेट मोर देन द माइल्ड स्टील। as stresses are equal, strain are also equal in both rod। अब इसको हमें कैलकुलेशन से समझ में आएगा कि डेल एल की वैल्यू किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। तो हम डेल एल की कास्ट आयरन के केस में कैलकुलेट करेंगे और माइल्ड स्टील के केस में कैलकुलेट करेंगे। तो हमें सब कंडीशन सेम हो जाए तो हुक्स लॉ क्या कहता है, सब कंडीशन अगर सेम हो जाए तो हुक्स लॉ कहता है कि आपका इलास्टिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेल। अब इलास्टिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डेल एल अपॉन डेल आपका कास्ट आयरन का, एक बार कास्ट आयरन का एक बार स्टील का आपने देखा, इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब डेल एल जो कास्ट आयरन का है वो बटे में जाएगा, यानी कास्ट आयरन की वैल्यू 200 है तो यहाँ पर 200 और इसका आ जाएगा आपका 600। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करना है और इसके बाद आप निकालोगे कास्ट आयरन की वैल्यू। तो ये जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के नाते जो डिफ्लेक्शन है डेल एल की वैल्यू है वो कास्ट आयरन में ज्यादा होगी और कंपेरेटिवली टू किस में, जो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील में इसका कम होगा। तो ये देखिए एग्जैक्टली फार्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ये फार्मूले से आप नहीं कैलकुलेट करते हो और डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट कर देते हो तो यहाँ पर देखो क्या गलती करोगे, गलती कर बैठोगे आप, क्या माइल्ड स्टील रॉड इलांगेट मोर देन, आपके दिमाग में आएगा क्योंकि इलास्टिक मटेरियल है तो आपके दिमाग में ये आएगा कि रबर की तरह आप सोच बैठोगे कि रबर इलास्टिक है, बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी है तो ज्यादा लंबा इलांगेशन होगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो क्या है, इलास्टिसिटी का जो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करिए। थोड़ा इंजीनियरिंग स्किल को भी लगाना है जब भी कैलकुलेट करना है इसको, क्योंकि ये गेट का क्वेश्चन है और गेट का पूरा नाम ही है एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन भी रहेगा, ना कि ऐसे ही थ्रो आउट क्वेश्चन दे दे बेसिक। धन्यवाद। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सेम टू सेम गेट में आया हुआ क्वेश्चन, गेट 2016 में 2006 में आया हुआ, देखिए 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। अ स्टील बार हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया 40 क्रॉस 40 mm है एंड स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब आप समझ लीजिए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया आपको बताने के लिए मैं बताऊं, ये वाला जो एरिया आएगा, ऐसे वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा। देखिए ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये स्क्वायर है, इसका जो एरिया है 40 क्रॉस 40 आ रहा, और ये वैल्यू आ रही कितनी, 40 क्रॉस 40 आप कैलकुलेट करके ला रहे हो तो आएगी आपकी 1600 mm स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लिए तो ये एरिया कैलकुलेट हो गया। क्रॉस सेक्शन का सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड, यहाँ पर है कंप्रेसिव लोड का मतलब लोड अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर लोड इस टाइप का है, अंदर की तरफ लोड आएगा, अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट है, डिफॉर्मेशन करने के लिए किस तरह का, अगेंस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द बार इज 2 मीटर, लेंथ बार का 2 मीटर है
एंड ई इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, द इलंगेशन ऑफ द बार विल बी। ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इससे सिंपल क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, ये समझिए। हुक्स लॉ के अनुसार रो पी एल अपान ए ई होता है, पी और एल दे रखा, ए भी दे रखा, ए हमने कैलकुलेट कर दिया 1600, सीधा पुट हो गया। देखिए यहाँ पर पुट कर दिया ये वैल्यू, और पुट करने के बाद कैलकुलेट हो गया। अब इसको आप चाहे तो एरिया को यहाँ पे देखिए मीटर में इन्होंने कन्वर्ट करके रखा है, हम मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट रखेंगे। देखिए यहाँ पर 200 आपने देखा कि वैल्यू लिखा हुआ है इन्होंने 200 किलो न्यूटन, तो 10⁻³ हो जाएगा किलो का मतलब। नीचे आइए, यहाँ पर पी एल की वैल्यू भी रख दीजिए, एल लेंथ है, 2 मीटर लेंथ है, तो 2 यहाँ पे रखिए। आगे आते हैं हम डिवाइड करने में, तो डिवाइड करने में ए एरिया है 40 क्रॉस 40 इंटू ए। अब यहाँ पर जो है ए वैल्यू लिखेंगे ई की, ई मतलब यहाँ पर क्या है, ई का मतलब यहाँ पर ये वाली वैल्यू है, ई का मतलब है इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि 200 है। अब आप डिवाइड करेंगे, 200 से 200 जाएगा, 40 यहाँ पर 40 है ये, और ये 10⁻³ है, यहाँ पर 2 है, 2 से हमने करा क्या 20 आ गए, तो 20 इंटू 40 करेंगे तो 24 यहाँ पर हो जाएगा 800। कैलकुलेट करोगे आप नीचे, और 200 तो जा ही चुका है, 800 और ऊपर है 10⁻³। ठीक है, और ये जो हमने बताया था आपके लेक्चर लेते समय कि 10⁻³ इंटू 10⁻³ करोगे तो ये कैलकुलेट होके 10⁻6 का अपर में जाएगा, ये वैल्यू आएगी। 10⁻6 मैंने अपर में डायरेक्ट यहाँ कर दिया है। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप डिवाइड करोगे और आंसर ले आओगे, तो ये आंसर जो आएगा 1/8 का मतलब होता है, देखिए 1/8 को हम डायरेक्ट जो कैलकुलेट लाया है ये 1.25 mm, तो हम 1/8 की वैल्यू को डायरेक्ट कर सकते हैं, ये 1/8 ही आना, 1/8 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 1.25 mm। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया क्या, एलंगेशन कितना होगा। ये बहुत इजी है, मुझे लगता है जब आप कर रहे होंगे कैलकुलेशन कुछ टाइम नहीं लगेगा उससे समझ के। हाँ लेकिन गेट एग्जाम आप दे रहे हो तो ध्यान में रखोगे, कुल मिला के आपको 65 क्वेश्चन करने हैं, और 65 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे मिले हुए हैं। 3 घंटा बहुत टाइम होता है, तो जो भी क्वेश्चन आप करोगे बहुत ही ध्यान से करोगे, क्योंकि गेट का आपका 20 क्वेश्चन आपको क्वालिफाई कर देगा। और अगर आप जो है 65 माइंड में रखोगे मुझे 65 करने हैं, तो आप पास भी नहीं होगे, तो इसका भी ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन पे कैलकुलेशन है। आगे बढ़ेंगे हम ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की कैलकुलेशन के बारे में, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है गेट का। आइए देखते हैं, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 400 मेगा पास्कल। ये देखिए 400 मेगा, एलंगेशन दे रखा है 35% मैक्सिमम हो सकता है। इफ द मटेरियल ओबेज द पावर ऑफ लॉ, मटेरियल क्या करता है, पावर ऑफ लॉ ऑफ हार्डनिंग का ओबे करता है, देन द ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशन क्या होगा, ये पूछ रहा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज में। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज में ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का रिलेशन क्या होगा वो कैलकुलेट करना है यहाँ। तो हमें पहले से ही पता है क्या, एक रिलेशन जो हमने पढ़ाया था आपको कर्व को जनरेट करते वक्त, कि टेंशन इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू के इंटू एफ साइन टू द पावर एन। अब एफ साइन टू द पावर एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, बाकी सब कुछ मेरे पास पता है। तो अब हमें कोफिशिएंट के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, कौन सी, सिग्मा की, जो कि दे रखा है यहाँ पर, ये देखिए। और सिग्मा की वैल्यू आपको 400 मेगा पास्कल हो गया। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है हार्डनिंग की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1, और 30 पे 35% हार्डनिंग हो रहा है 1.35 आपने लगा दिया यहाँ पर। अच्छा इसके बाद जो कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आएगी, ये आएगी कोफिशिएंट ऑफ के की वैल्यू, तो के की वैल्यू भी आपको पता चल गई है। अब डायरेक्ट एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेन हार्डनिंग माइनस एक्सपेरिमेंट, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका 0.35 आता है, जो कि 1.35 है, और स्ट्रेन हार्डनिंग का पहला वाला पॉइंट क्या था भाई, तो ये 0.35 कैलकुलेट किया है। इस अनुसार यहाँ पर देखिए ये ग्राफ कैलकुलेट हो गया, और ये 0.35 आप रख दोगे क्या पे, सिग्मा इक्वल टू के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लियो कितना 540, तो 540 इंटू यहाँ पर आपका वैल्यू है एफ साइलेंट टू दी पावर एन, एन क्या है 0.35, ये वैल्यू कैलकुलेट करके आपने रख दी। अब ये जो भी आंसर इसमें मैच कर रहा हो आप पुट कर दीजिए सीधा, देखिए ये वाली वैल्यू आ गई।
क्वेश्चन इसका आंसर नंबर 3 यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब भी आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी आप क्योंकि गेट का एग्जाम दे रहे हो, गेट क्या है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, इंजीनियरिंग का लगभग सबसे सबसे टफेस्ट एग्जाम है। तो जिस एग्जाम को दे रहे हो आपके माइंड में ध्यान होना चाहिए कि हमें गलती नहीं करनी है, कम क्वेश्चन करना है, लेकिन जो भी क्वेश्चन करने हैं वो सही करने हैं। तो सही करने के लिए आप माइंड को थोरोली सोचना है और कम टाइम में आंसर अपने आप आ जाएगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, फार्मूले का माइंड में ध्यान रखना है, और कैलकुलेशन उसी में होता है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा होता है अक्सर। देखिए यहाँ पर वैल्यू भी दे रखा था, यहाँ पर ये भी दे रखा है, यहाँ पर आपका जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन हार्डनिंग के रिलेशन को भी समझा रखा है कि ये वाला जो स्ट्रेस और स्ट्रेन हार्डनिंग रिलेशन है, तो यहाँ से आपको हिंट पता चला कौन सा फार्मूला लगेगा, ये हिंट आपको लग गया। तो जब इतनी हिंट आपको दे रखा तो सीधा वैल्यू उठा के पुट करनी, ये तो मुझे लगता है 8वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा, लेकिन आपको क्या है, यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि कैलकुलेशन करते वक्त देखिए 540 ये 3-4 ऑप्शन दे देंगे, आप कहीं मिस कर जाओ पॉइंट को, या फिर इसके जो पावर है जो है ये इसको, तो ये बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जिससे कैलकुलेशन करते वक्त और क्वेश्चन का जवाब देते वक्त आपसे गलती ना हो।